नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दा वही है जो 2 दिनों से मध्य प्रदेश में और राष्ट्रीय राजनीति में गूंज रहा है, यानी कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज होना, इसलिए कि उनके विरुद्ध जो एक लीगल नोटिस है उसकी जानकारी उन्होंने पहले क्यों नहीं दी। ये मसला निर्वाचन आयोग दिल्ली भी पहुंचा और जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, हालांकि अभी उसकी पुष्टि निर्वाचन आयोग की तरफ से नहीं है, कांग्रेस के कुछ लीडर्स के हवाले से ये बात ज़रूर सामने आ रही है कि वहाँ भी ये मसला वही निर्णय रहा जो निर्णय भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर और प्रमुख सचिव का था, यानी राहत कांग्रेस को नहीं मिली। हालांकि मैं फिर दोहराऊंगा, निर्वाचन आयोग की तरफ से अभी भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे पास अभी तक नहीं है। अब अगर हम ये मानें कि दोनों जगह, यानी सबसे पहले विधानसभा और उसके बाद दिल्ली निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग में ये मसला खारिज हो चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट ही एक रास्ता है। इस बीच 11 तारीख यानी गुरुवार छानबीन की जाएगी नामांकन पत्रों की, और ऐसा भी ट्रेडिशन है कि जो नामांकन पत्र वैध पाया जाता है और निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर ये अनुभव करते हैं कि चुनाव की आवश्यकता नहीं है मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, तो ये प्रश्न है कि क्या 11 तारीख को ही केवट साहब को, जो बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी हैं, क्या उनको निर्वाचित घोषित करके प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा? और इन परिस्थितियों में क्या सुप्रीम कोर्ट फिर ये कहते हुए इनकार कर सकता है कि अब ये इलेक्शन पिटीशन का सब्जेक्ट हो गया है और अब आप इसे इलेक्शन CLP के तौर पर इसे ले जाइए या लेकर आइए, फिर इस पर सुनवाई होगी। बड़ी बातें हैं कई। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं, खासकर कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन, भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन, और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता दिल्ली भी निर्वाचन आयोग पहुंचे, चाहे जयराम रमेश की बात करें या बात करें हम अभिषेक मनु सिंघवी और तमाम लीडर्स की। लेकिन हाँ, ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की जो मध्य प्रदेश में राजनीतिक राइवलरी है, प्रतिद्वंद्विता है, उसमें उसे और तीखा और धारदार बनाती हुई दिख रही है। यही आज हमारी डिबेट का सब्जेक्ट है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता, प्रवक्ता, लेखक आनंद जाट जी, उनका स्वागत है। जयप्रकाश पाराशर हैं, वरिष्ठतम पत्रकार मध्य प्रदेश के, राजनीतिक विश्लेषक, उनका स्वागत है। मनोज सैनी हैं, जिन्होंने सारे विषय को बहुत करीब से देखा समझा, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, बंसल न्यूज़, बहुत स्वागत मनोज आपका। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी हैं, बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता, उनका भी स्वागत मैं करता हूँ। जयप्रकाश जी, पहली एक छोटी टिप्पणी आपकी। अगर हम ये माने, मैं फिर कह रहा हूँ तीसरी बार, कि निर्वाचन आयोग से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कांग्रेस की प्रतिक्रिया और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वहाँ भी राहत नहीं मिली है। अब सुप्रीम कोर्ट एक रास्ता है, और सुप्रीम कोर्ट से भी जो चुनौतियाँ हैं कि अगर कल निर्वाचन पत्र जारी और उनको दे दिया जाता है इलेक्टेड जो सर्टिफिकेट है, तो फिर ये चुनौती CLP में बदलेगी और कठिन होगी लड़ाई। कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो एजम्पशन है अभी, मतलब जो इस तरह से वो समझ रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन से वही रुख आने वाला है जो अभी तक हुआ है। लेकिन इसमें जो कांग्रेस का जो पॉइंट है वो ये है कि कोर्ट ने क्या कॉग्निजेंस लिया है। तो पुराने जो उदाहरण हैं, जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत 33A के तहत, उसमें अदालत भी इस बात पर विचार करेगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट ही जाना चाहेगी, शरद जी। और उसमें जो अहम बिंदु, वो पॉइंट वो अभी तक रेस किया है उन्होंने, वो यही है कि क्या कॉग्निजेंस लिया है। तो अगर कॉग्निजेंस नहीं लिया है, इस बीच में जो इन्फॉर्मेशन है कि कॉग्निजेंस लिया गया है या नहीं लिया गया है, कांग्रेस का पॉइंट ये है कि कॉग्निजेंस नहीं लिया गया।
और बीजेपी का पॉइंट ये है कि ये आपराधिक प्रकरण है, तो आपराधिक प्रकरण की जानकारी आपने छुपाई है क्योंकि नोटिस आपको आया था और आपने जवाब दिया। अब इसके बीच में कहीं पर जो बात है वो इसके बीच में है, तो अगर कॉग्निजेंस लिया गया है तो निश्चित रूप से ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी सही साबित हो जाएगा। अगर कॉग्निजेंस नहीं लिया गया है तो ये निश्चित रूप से एक क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा कि वो इस बारे में फिर क्या राय जाहिर करता है। ठीक कहा आपने, और यही सबसे महत्व, क्या एक व्याख्या सामने आ सकती है कोई सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि कांग्रेस की दलील और दावा ये है कि ये एफआईआर नहीं है, ये एक नोटिस है। और जो नियमावली कहती है, ऐसा भी दावा है कांग्रेस का, नियमावली कहती है कि आपराधिक मामला दर्ज हो उसकी जानकारी प्रस्तुत करें। तो क्या कांग्रेस ये कह के ये भी बता रही है कि हम इसी दुविधा में हमने उसकी जानकारी नहीं दी, क्योंकि मसला तो है एफआईआर का और यहाँ एफआईआर थी ही नहीं, तो हम क्या जानकारी देते। मनोज, क्या दिन भर का डेवलपमेंट रहा, आपने देखा बीजेपी में क्या रिएक्शन था? बीजेपी ने एक दिन पहले ज़रूर बहुत उत्साह दिखाया, लेकिन आज दूसरे दिन हमने भी फील किया कि वो भी थोड़ा इसको लेकर एक कूल अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। बीजेपी ये मानकर चल रही है शरद जी, जो आज मेरी तमाम सारे नेताओं से बात भी हुई, वो ये मानकर चल रही है कि जो हमने किया है, रिटर्निंग अफसर ने जो कहा है वही चुनाव आयोग से होगा, तो हमें अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस को जो करना है वो करते रहे, और जब ऐसे मसले होते हैं तो चुनाव आयोग निचली जहाँ से ये निर्णय हुआ है वहाँ से वो जानकारी मांगते हैं। तो सारा मामला निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग के बीच का है, तो हमें अब उसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और वो ये मानकर चल रहा है कि हमने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जो साक्ष्य दिए हैं, वो हमारे लिए पर्याप्त है। और अब वो आगे की तैयारियां जरूर दूसरी तैयारियों में लग गए, जैसे प्रधानमंत्री के 12 साल है या बाकी चीज़ें, पर इससे उन्होंने अपने आप को दूर किया है। इसका मकसद ये है कि बीजेपी आसानवित है, लेकिन इसने एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। जैसा आज फिर प्रदेश अध्यक्ष ने एक आरोप लगाया, और आरोप नहीं लगाया बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमने थोड़ी कुछ किया तो कांग्रेस ने है। अब कांग्रेस की लंका कौन ढहा रहा है वो कांग्रेस वाले जाने, हमसे तो वो लगातार संपर्क में थे, तो हमने उसका लाभ लिया। दस्तावेज भी उन्होंने उपलब्ध कराया, बड़ा खुलकर कहा है। तो अब एक नई बहस जरूर छिड़ गई है कांग्रेस के भीतर भी, और कांग्रेस जो ढूंढ रही होगी आखिर वो कौन है। आनंद जी, रिएक्शन आपका किस तरह देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा, आपके पास कोई अपडेट हो तो आप भी बताइएगा कि क्या निर्वाचन आयोग दिल्ली से कोई एक ट्रेंड आजकल शुरू हो गया है कि राजनीतिक लड़ाई को कानूनी लड़ाई बना दिया जाए। ज़मीन पर संघर्ष करने की बजाय हम लोग अदालत में संघर्ष करते रहें। मैं एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक हवाला देता हूं निर्णय का। जब उद्धव ठाकरे के विधायकों की बाड़ाबंदी कर दी गई थी और उन्हें गुवाहाटी ले जाया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट के पास उद्धव ठाकरे राज्यपाल के खिलाफ संरक्षण मांगने गए थे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें संविधान के खिलाफ, नियमों के खिलाफ जो है वो विश्वास मत साबित करने को कहा था। जब उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको तुरंत सुनने से इनकार कर दिया था। और बाद में 2 साल बाद निर्णय आया कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का उद्धव ठाकरे को विश्वास मत साबित करने को कहना गलत था। तो ये फैसले कानूनी लग सकते हैं, लेकिन ये अलोकतांत्रिक हैं, जिस किसी भी तरह के दिख रहे हैं। ये एक बार नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है। और बात नोटिस की है, भाई जब कोई मामला दर्ज ही नहीं है तो उसकी जानकारी किस कॉलम में दे दी जाए? ये कोई नहीं बता रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है, ना मीडिया पूछ रहा है, कोई अरविंद शर्मा से ये बात नहीं पूछ रहा है जो प्रमुख सचिव हैं विधानसभा के। और जो धारा 6 है उस हैंडबुक की, उसमें लिखा है कि इस तरह का बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो कैंडिडेट को देना है। और अगर शरद जी मेरी और आपकी अगर किसी बात पर लड़ाई है, जैसे महेश केवट ही नाम है शायद उनका, हाँ, महेश केवट और मीनाक्षी नटराजन जी के बीच का मामला है, तो राहुल कोठारी कौन है जो आपत्ति दर्ज कर रहे हैं? वो एक कोई जस्टिस भी हैं जो आपत्ति कर रहे हैं। मतलब आपकी और मेरी लड़ाई है, उसमें कोई तीसरा कैसे बाहर से आके और कंप्लेंट कर सकता है? ये सब नियमों के खिलाफ जाकर काम हुआ है। और इससे बड़ी बात जो मेरे पास जानकारी है वो ये है कि भाजपा के विधायकों की क्रॉस वोटिंग होती, मतलब पुख्ता जानकारी, मैं इसको कभी भी झूठ झपाट में कोई बात नहीं कहता, लेकिन चुनाव से क्यों डर गए? प्रश्न ये है।
और प्रश्न इससे बहुत अव्वल दर्जे के हैं कि तुमसे जो पहले शख्स यहाँ तख्त नशी था उसे भी अपने खुदा होने पर इतना यकीन था, लेकिन सत्ता बदलती है और सत्ता बदलने के बाद उस पीठासीन अधिकारी के बारे में भी सोचा जाएगा और भाजपा के खिलाफ तो सोचा ही जाएगा। लेकिन ये भी एक सवाल ज़रूर है, सबके सामने है और व्यवस्था के सामने भी है कि आखिर राजनीति में इस तरह की चीज़ों का क्या हम क्रिकेट की तरह इसे जेंटलमैन्स खेल माने कि बैट्समैन टहलता हुआ क्रीज़ के बाहर चला गया तो वो मुस्कुराते हुए बॉलर पास आएगा बैट्समैन के और कहेगा सर प्लीज आप क्रीज में रहिए। शरद जी, यही बात सुबह से मैं कह रहा हूँ, चैनल्स को भी कह रहा हूँ, प्रिंट मीडिया को भी कह रहा हूँ कि जब लड़ाई नियमों से होगी तो लड़ी जाएगी ना। जहां नियमों को ही ताक पर रख दिया गया है तो कौन लड़ लेगा? अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप पॉलिटिकल बैटल को लीगल बैटल में धकाना चाहते हैं। क्यों धकाना चाहते, क्यों नैरेटिव इस तरह का बनाना चाहती है? दुर्गेश जी की रिएक्शन। दुर्गेश जी, कांग्रेस का पहला तो गंभीर आरोप ये है कि आप राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को चुनावी मंच की तरफ ले जाते हैं और चुनावी फोरम पर इस तरह ले जाते हैं जो उनका आरोप है कि डिले हो चीज़ें और उसका फायदा बीजेपी को मिले। बहरहाल तमाम बातें आपने सुनी, जवाब दीजिए। देखिए शरद जी, सबसे पहले तो मैं उनसे विनम्रता से निवेदन करूंगा कि वो हमारे बारे में मत सोचें। जो प्रतिद्वंदी के बारे में आपने अभी कहा कि हम सोचेंगे, आप मत सोचिए। आप अभी सिर्फ कांग्रेस के बारे में सोचिए और आप हमारे बारे में सोच कर इतना सोच चुके हो कि अपने कैंडिडेट का फॉर्म भी आप ढंग से नहीं भर पा रहे हो। आपका ध्यान अपने कैंडिडेट की तरफ होना चाहिए और हम लोगों से आप ध्यान हटा लो हमारे उससे कि हमें भाजपा के बारे में सोचना है, उनके कौन से कैंडिडेट हैं कौन से नहीं है, इन सब चीजों से ध्यान हटा लो। भाजपा अपना काम कर रही है, हमारा संगठन हमारा काम कर रहा है। हम पहले शुरू से ही कहते आए थे हमारी इसमें कहीं कोई किसी चीज का इंटरेस्ट नहीं है। फॉर्म आप गलत भरो तो लोकतंत्र खतरे में आ जाए, फॉर्म में अगर आप जानकारी छुपाओ तो संविधान खतरे में आ जाए। ये किस तरह का कांग्रेस ने अपना मैंने उनका जवाब दे देना वक्त मिले तो। क्यों नहीं आप अपने फॉर्म से ही भरना काम कर रहे हो? अब तो ये आदत सी हो गई है आपकी। अभी शरद जी, महेश मल्होत्रा, मुकेश मल्होत्रा हैं आपके कैंडिडेट जिसको अदालत ने अभी सजा देने का काम किया है। उस कैंडिडेट को सजा दी गई क्योंकि उन्होंने आपराधिक मुकदमा छुपाया और आप बोल रहे हैं कि वो कोई मुकदमा नहीं है, वो कांग्रेस की कार्यकर्ता है। संज्ञान ले लो, आप ही के विधायक है सिवनी के, उस पे संज्ञान नहीं लोगे आप। अभी सुरेंद्र पटवा ने 3 एफिडेविट दिए थे चुनाव के पहले, कहाँ आप बात कर रहे हो? कानून बराबर का होना चाहिए। बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। विचलित क्यों हो रहे हो आप? विचलित नहीं हो रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आप झूठे पाठ बोल रहे हैं। आनंद जी, बात पूरी होने दीजिए। हाँ जी, बोलिए दुर्गेश जी, बोलिए जी। देखिए शरद जी, अगर अदालत ने सम्मन जारी किया है, अदालत ने नोटिस जारी किया है कि ये मुकदमा पंजीबद्ध है, तभी नोटिस जारी होते हैं। कोई अदालत ऐसे ही किसी को नोटिस जारी नहीं करती है। वो महिला जिसने आरोप लगाया वो कौन है? वो इन्हीं के कांग्रेस की नेता हैं, कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं। अपने कांग्रेस के नेता के खिलाफ उन्होंने लगाया और स्पष्ट रूप से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि हमें तो ये सपना आया नहीं कि तेलंगाना में इनके खिलाफ ये मामला है। ये आप ही के लोग हैं, ये आप ही के गुट हैं, आप ही के धड़े हैं, आप ही के कबीले हैं जो बटे हुए हैं और वही सब चीजें कर रहे हैं। हम तो स्पष्ट रूप से हमने कहा था कि हम इसको चिमटे से भी छूना नहीं चाहते, पर आप फॉर्म आप गलत भर दो। चलिए ठीक, बहुत जल्दी से बोलिए, 10 सेकंड। एफआईआर का नंबर बता दो, मैं चुनौती देता हूं आपको। आप कह रहे हैं ना एफआईआर है, चुनौती देता हूं, एफआईआर का नंबर बता दीजिए अभी लाइव डिबेट में बता दीजिए आप। तो बस इतनी सी बात कह रहा हूं मैं। केवल नियम कानूनों का केवल तानाशाहीपूर्ण इस्तेमाल करके आप चलिए मैं कोशिश कर रहे हैं। चलिए मैं देखिए, अदालत से जाके काम करने का काम करता है अदालत ने। आप तो नंबर बता दीजिए, एफआईआर हो तो एफआईआर हो तो नंबर बता दीजिए। कल जयप्रकाश जी, कैलाश विजयवर्गीय अब ये इसमें बड़ा राकेश सिंह जी ने, दुर्गेश जी लौटता हूँ जल्दी से, एक राउंड की तरफ और आऊंगा। जयप्रकाश जी, ये बताइए कि एक तो ये सूचना बीजेपी निकाल लेती है, कांग्रेस क्यों नहीं निकाल पाती? ये भी एक सवाल उठता है। कैलाश विजयवर्गीय तो खम ठोक के कह रहे थे कि भैया ये जानकारी कहाँ से मिली, और ये तो ऐसी मिली क्यों करती हुई कि पहले तो ये हुआ कि साहब वो नोटिस मिला है
फिर कंप्लायंस रिपोर्ट भी आ गई कि हाँ इस नोटिस का जवाब देने की भी बात है, इसे स्वीकार भी कर लिया गया, इसे ग्रहण किया गया, तो जवाब देने की बात हुई। अब ये एक बड़ा मसला है कि आखिर क्या इसमें कहीं कांग्रेस की कोई तैयारी है, और कांग्रेस अब इस पर दुखी हो, परेशान हो, या इसको एक बड़े मुद्दे में तब्दील करके बीजेपी को जवाब देने की कोशिश करे। क्योंकि ये बात तो अब ठीक है, 2 फेजेज उसके हो चुके हैं, तीसरा और लास्ट फेज बचा है सुप्रीम कोर्ट का। वहाँ भी छुट्टियाँ चल रही हैं, कितना नोटिस लेके कितनी जल्दी सुनवाई होती है, क्या परिस्थिति बनती है, हम नहीं जानते। यानी अब कांग्रेस को अपना बी प्लान भी तैयार रखना ही चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, इन्हें ये जहाँ तक प्रबंधन का मसला है तो उसमें जैसे कि एन वक्त पर कैंडिडेट का वापस हो जाना, ऐसी घटनाएं काफ़ी कांग्रेस में दिखाई देती हैं तुलनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एक अभी आपने देखा भी होगा भारतीय जनता पार्टी का भी एक उम्मीदवार झारखंड में फंसा हुआ है। तो ये जो मसले हैं इनमें इंटरप्रिटेशन का भी बड़ा मामला है, और यही वजह है जो अभी आनंद जाट जो बता रहे थे कि नैतिकता इसमें जो राजनीति में, उसके बजाय आप कानूनी तौर पर राजनीतिक मसलों को ले जा रहे हैं। तो उसका प्रमुख वजह भी यही है कि जो कानूनी जब तक दायरे में वो चीज़ें रिफाइन होते होते इस लेवल तक आई हैं। एक ज़माने में तो शपथ पत्र भी नहीं थे, और ये भी नहीं था कि उम्मीदवार सीधे खड़े होते थे चुनाव में, और वो नामांकन की इतनी इस तरह की स्क्रूटनी भी नहीं होती थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये अदालतों में जाते जाते रिफाइन होती हैं बहुत सारी। अब इसमें ये बात ज़रूर है जो आपने मुख्य मुद्दा इसमें उठाया है, वो यही है कि ये जानकारियाँ कैसे बाहर आती हैं, क्या होता है। मुझे तो लगता है कि आने वाले वर्षों में ये काफ़ी सख्त होता जाएगा कि आप जितने भी, ये भी एक परिभाषा एक बार, हालांकि उसमें परिभाषा है कि एफआईआर अगर है दर्ज, प्रोटेक्शन बाकायदा उसमें कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है, उस प्रोटेक्शन के मुताबिक अगर एफआईआर है और कॉग्निजेंस एफआईआर का नहीं हुआ है तब भी वो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। दूसरी बात यह है कि अगर कोर्ट में प्रकरण है, अब ये है तो बहुत सीरियस कि वो शिव कुमार रेड्डी के खिलाफ जो प्रकरण है उस कोर्ट में, उसमें मतलब शिकायत है, उसमें ये दावा किया गया है कि उसको पॉलिटिकल पेट्रोनेज मीनाक्षी नटराजन ने दिया, ये उसमें दावा किया गया। तो अब सवाल ये है कि वो जवाब जो दिया गया है उसके बाद कोर्ट ने क्या किया। तो शरद जी, मुझे जो लगता है कि शायद इस बारे में आगे इस प्रकरण के कारण सुप्रीम कोर्ट को और ज़्यादा क्लैरिटी लेके आना पड़ेगी। बिल्कुल, और ये भी इसमें देखना होगा कि कोई कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ रहा है तो क्या उसके चुनाव के डिक्लेरेशन के या संभावना के बीच में कोई मामला उसके ऊपर लाद दिया गया। हाँ, नहीं, उसमें प्रोटेक्शन है जी, उसमें इस बात का प्रोटेक्शन है कि वो जब तक कॉग्निजेंस नहीं होता, नहीं तो ऐसे तो नामांकन दाखिल किया और इधर एफआईआर दर्ज हो गई और डिस्क्वालीफाई, तो ऐसा नहीं, उसमें बाकायदा पूरा प्रोटेक्शन है कि कॉग्निजेंस लेने के बाद ही उसको डिस्क्वालिफिकेशन बनता है। और ये सतर्क भी करता है राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को, भले ही आरोप लगे कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता इसके केंद्र में है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप उन सारी चीज़ों की किसी अच्छे विधि विशेषज्ञ से स्क्रूटनी करा लें फॉर्म जब आप सबमिट कर रहे हैं, और किसी भी चीज़ को भले ही आप उसको अपने मुख्य प्रोफार्मा का हिस्सा ना बनाएं, लेकिन अतिरिक्त रूप से ये जानकारी देने में क्या कठिनाई है। महात्मा गांधी को अपने बारे में क्या जानकारी देनी होती देश को या न्यायालय को बताने के लिए कि मेरे पास 4 धोतियां हैं, मैं बकरी का दूध पीता हूं, शहद का इस्तेमाल करता हूं और इस तरह से मेरा जीवन है। आनंद जी, एक छोटा रिएक्शन आपका। जी, प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न सीधा सा है कि मीनाक्षी नटराजन को ना तो ईडी सीबीआई से दबाया जा सकता था क्योंकि वो दमदार उम्मीदवार थी, ना एसआईआर के माध्यम से 10-20% वोट काटे जा सकते थे, ना ईवीएम के माध्यम से भाजपा को 11% 12% वोट की बढ़त दी जा सकती थी। इसलिए मीनाक्षी नटराजन जी को चुनाव लड़ने से रोका गया है। ये सीधी साजिश है, इसमें कहीं कोई मतलब बिना लाग लपेट के, मैं अगर भाजपा में भी होता तो भी यही बात कहता। ये बहुत स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि साजिश है।
अरे ऐसा मत बोलिए जी, ऐसा मत बोलिए, नहीं तो इसके भी बड़े अर्थ लगा लिए जाएंगे। कोई अर्थ नहीं लगाएंगे, मरते दम तक कांग्रेस में हूँ और रहूंगा, वो नहीं है प्रश्न। प्रश्न ये है कि न्याय बोलने की जरूरत है, और न्याय अगर न्याय की जो जिन्हें न्याय करने के लिए बिठाया वो न्याय नहीं कर रहे, पीठासीन अधिकारी न्याय नहीं कर रहा है, चुनाव आयोग न्याय नहीं कर रहा है। अगर जो संविधान का अनुच्छेद 324 कहता है कि निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है, तो वो चुनाव आयोग क्यों नहीं निभा रहा है? दुर्गेश जी जवाब देखिए शरद जी, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है, और कांग्रेस जाते हो भाई ऐसे हकीमों के आगे पास? बढ़ती जा रही है। और मुझे लगता है कि आप शक शुबा न करते हुए एक बी प्लान, एक कैंडिडेट का दूसरा एक प्रोफार्मा भर के आप रखते हैं कि अगर आपके एक फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है तो दूसरा कैंडिडेट खड़ा हो जाता। आपने ये भी नहीं किया। आप और मीनाक्षी नटराजन जी, हम ईडी और सीबीआई और इन सब चीजों की आप जो बात कर रहे हैं, जनता समझ रही इस चीज को, लेगुना आपके फॉर्म में गलती आपकी लीगल टीम ने की है, गलती आपके लीगल एडवाइजर ने की है, और आप वक्त नहीं है मेरे पास वक्त पे दे रहे हैं। इसीलिए जनता भली भांति इस बात को समझ रही है कि कांग्रेस झूठ बोलने वाला दल है, छल करने वाला दल है, कपट। अरे गलती आप करो और दोषी हम हो जाए, ये कैसे संभव हो सकता है? भाजपा जब करती है चुनाव आयोग को आगे करती है। 10 सेकंड शरद जी, अब ये अलग तरह का मसला है। इसमें करने से कुछ नहीं होगा। दुर्गेश जी अब वाइंड अप कर रहा हूं जी। इसमें जनता का बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि कोई वो होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कांग्रेस को ये विचार जरूर करना पड़ेगा। विचार इसलिए क्योंकि गलती तो हुई है। गलती इस बात की नहीं कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो प्रकरण है या नहीं है, लेकिन ए और बी फॉर्म में भी दूसरी अन्य जानकारियां भी, चाहे वो उनसे जुड़ी हुई हो, तो उसमें भी कुछ त्रुटियां पाई गई थी, लेकिन वो ऐसी नहीं थी कि उसमें नामांकन निरस्त हो। पर हुआ क्यों, तो मुझे लगता है ये देखना पड़ेगा। ये बड़ी चीज है। ये बड़ी चीज है, और पहले भी हुआ है, राजकुमार पटेल के साथ भी यही हुआ था। तो ये बार बार कांग्रेस में ही क्यों होता है, ये बड़ा सवाल है। दोनों दलों के लिए ये विषय मैं समझता हूँ कि बहुत खुला हुआ है, ओपन अप है, और ये राजनीति की एक न्यू नॉर्मल डेफिनेशन की तरफ भी जाता है कि हम क्या अपेक्षा रखते हैं ऐसे मौक़ों पर कि प्रेमचंद की तरह, पंच परमेश्वर की तरह ये कहानी हो कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे क्या, या फिर हम ये उम्मीद करें कि बीजेपी भद्रजनों के खेल की तरह पर्चा लहराते हुए मुस्कुराते हुए, मीनाक्षी जी आपका कागज़ आया था लेकिन हम ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे हैं, मीनाक्षी जी ये कागज़ रखिए, है ना, और सावधान रहिए, अगली बार अच्छे से स्क्रूटनी कराइएगा। हम जब 2026 की राजनीति में है, जो कट थ्रॉट राजनीति है, जहां कोई किसी को बख्शने के लिए तैयार नहीं है, जहां बयानों के, एक दूसरे के विरुद्ध हमलों के, सो कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी के भी वार हैं, वहाँ आपकी सजगता ही आपकी सबसे बड़ी रक्षक है। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि सामने वाला आपको बख्श देगा, आपको छोड़ देगा या नैतिक प्रतिमान पर आगे बढ़कर आएगा। तो कांग्रेस के लिए ये इस मायने में बीजेपी के लिए भी सबक है। ऐसा नहीं है कि ये जो कांग्रेस के साथ हुआ है ये बीजेपी या किसी और पार्टी के साथ नहीं हो सकता है। आप इस तरफ होते हैं तो आपका रिएक्शन कुछ और होता है, आप उस तरफ होते हैं तो आपका रिएक्शन कुछ और होता है। तो सभी राजनीतिक दलों के लिए ये रेट्रोस्पेक्शन का सब्जेक्ट तो है, क्योंकि डेफिनेशन राजनेताओं के लिए है, कांग्रेस और बीजेपी के लिए नहीं है। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का।